हेलो एवरीवन। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आज मैराथन पार्ट 2 है। हमने काफ़ी सारे राइटर्स पिछले वीडियो में किए थे और उनके वर्क्स हैं जो वो भी हमने जाने थे। जो इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो सब हमने पढ़ा और आज की वीडियो में जो है हम नेक्स्ट राइटर्स पढ़ने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट राइटर्स हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बब्बानी भट्टाचार्य से। जो भवानी भट्टाचार्य हैं वो एक नॉवलिस्ट हैं और इसके साथ ही उन्होंने जो है सोशल इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे इंडिया में उनको अपने वर्क्स में डिपिक्टेड किया है। और इसके अलावा जो भवानी भट्टाचार्य हैं, इनका जो बैकग्राउंड रहा था इनके जो वर्क्स का, वो उन्होंने हिस्टोरिकल और सोशल जो कंडीशंस और इवेंट्स थे उनके बेस पर इन्होंने ये सब किया था, लिखा था। तो इनके जो वर्क्स हैं, मेन इनके जो वर्क्स हैं ये हैं सो मैनी हंगर्स 1947 और ही हु राइड्स अ टाइगर। ये दोनों बहुत ज़्यादा मेजर वर्क हैं इनके, ये हमें ज़रूर से ज़रूर पढ़ने हैं। और जो इनका नेक्स्ट वर्क है वो है द गॉडेस नेम्ड गोल्ड। तो ये 3 इनके मेन वर्क हैं। तो जैसे कि ये टाइटल है सो मैनी हंगर्स। सो मैनी हंगर्स ये इसका फर्स्ट नॉवल है जिसमें कि पॉवर्टी, हंगर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स ये सब दिखाया गया है। बंगाल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग ये सब दिखाया गया है। और जो इसकी स्टोरी है ना वो मतलब कि 2 फैमिलीज़ होती हैं, उनके अराउंड घूमती है, ठीक है। एक तो है द अर्बन फैमिली ऑफ समरेंद्रा बासु इन कलकत्ता कंसिस्ट of his wife, 2 sons, Rahul and Kunal. Rahul's wife Manju and father Davesh और देवाता। एक तरफ ये फैमिली है तो दूसरी तरफ एक फैमिली है कि जो कि छोटे से विलेज में रहती है झरना में, जहाँ पर उसमें कि क्या होता है, उसकी मदर होती है, एक मदर होती है, उसका हस्बैंड होता है, उसकी बेटी काजोली होती है, 2 बेटे होते हैं और उसका सन इन लॉ किशोर होता है। मतलब ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं इस स्टोरी में होते हैं। कई बार ना कैरेक्टर्स के नेम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस वर्क से बिलोंग है, तो आपको जो इनके प्रोटैगनिस्ट है मेन और या फिर जो विलन है उन सबको, तो या फिर जिसने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है ड्यूरिंग द प्लॉट, तो मतलब पूरे प्लॉट में, मतलब उन सबको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या है सो मैनी हंगर्स। सो मैनी हंगर्स इनका फर्स्ट नॉवल है। पॉवर्टी हंगर दिखाया गया है उसमें, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स दिखाया गया है। 2 फैमिली हैं, एक रूरल एरिया में रहती है, एक अर्बन एरिया में रहती है। एक फैमिली है बासु फैमिली और दूसरी में जो है एक मदर है उस और उसके हस्बैंड है, बेटी हैं और उसके 2 बेटे और दामाद हैं, ये सब है। ठीक है, ये सब इसके इस वर्क में हम देखते हैं। और इसमें एक गांव का नाम जो मेंशन है वो है झरना, ठीक है। और ये कलकत्ता में इसकी स्टोरी है जो सेटिंग्स है। अब जो नेक्स्ट वर्क है ही हु राइड्स अ टाइगर, ये 1952 में अपीयर हुआ एक नोवेल है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं वो कालू हैं, KALO कालो, ठीक है। और इसमें क्या दिखाया गया है कि जो प्रोटैगनिस्ट है ना इस वर्क के, जो कि इनका नोवेल है, ठीक है, इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं कालो, ठीक है, वो क्या करते हैं, राइड करते हैं टाइगर की ऑफ अ लाइट टू अवेंज हिमसेल्फ ऑन द सोसाइटी बट ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू डिसअमाउंट। जो कालो है ह्यूमिलिएट किया जाता है अपर क्लास के द्वारा, और जो है कालो है ये एक ब्लैक स्मिथ है, ठीक है। ये अपने ना खुशी खुशी रहता है और इसकी एक बेटी होती है चंद्रलेखा, ठीक है। ये सब रहते हैं एक स्मॉल टाउन झरना में। देखो इसमें भी वही टाउन दिखाया, गांव दिखाया गया था, इसमें भी झरना, JHARANA, और इसमें भी वही दिखाया गया है। इसमें अर्बन और रूरल 2 फैमिलीज़ दिखाई गई थी। इसमें जो है एक फैमिली दिखाई गई है कालो की और उसकी बेटी होती है जो चंद्रलेखा उनकी, ठीक है। बट गांव जो है सेम नाम इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो इसका प्रोटैगनिस्ट है उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है अपर क्लास के द्वारा, ये सारी इसकी स्टोरी है। अगर हम इनके नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं तो गॉडेस नेम्ड गोल्ड, ये इनका 4th नॉवल है जो कि 1960 में अपीयर हुआ। एक्चुअली ये क्या है कि ये ना एक एलिगरी है, ठीक है। और कुछ क्रिटिक्स ने तो इसको ये भी बोला है कि ये मॉडर्न फेबल है रूरल इंडिया का। और इसकी जो स्टोरी है वो आपको ना थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेनी चाहिए। और ये है, ये आपको मतलब अच्छे से पढ़नी है ये दोनों, और जो ये वाली है इसको शॉर्ट में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ये हमने पढ़ा था भवानी भट्टाचार्य के बारे में। अब जो नेक्स्ट राइटर हैं जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट राइटर हम पढ़ रहे हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में। जो रस्किन बॉन्ड हैं, ये जो ऑथर हैं, ये हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1934 में। और इसके साथ ही जो ये रस्किन बॉन्ड है, इनका जो पहला नोवेल है वो है रूम ऑफ द रूफ। यहाँ पर ना गलत लिखा गया है, एफ आएगा, रूम ऑफ द रूफ। ये इनका जो है पहला नोवेल है, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। इनके जो एक बुक का टाइटल है माय फर्स्ट लव एंड अदर स्टोरीज। इनकी इसके अलावा 1972 में जो वर्क है वो है एंग्री रिवर, ठीक है। और इनको ना साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। और इसी के साथ रस्किन बॉन्ड के बारे में ये बात और जान लीजिए, जो रस्किन बॉन्ड थे उन्हें बच्चों के बारे में लिखना पसंद था। ही लव्स टू राइट फॉर चिल्ड्रन। तो रस्किन बॉन्ड के बारे में हमें ये पढ़ना है। रस्किन बॉन्ड जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, रूम ऑफ द रोम 1957 में अपीयर हुआ। उनका नेक्स्ट वर्क था माई फर्स्ट लव एंड अदर स्टोरीज। इसके अलावा एंग्री रिवर, ये इनके जो हैं इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट राइटर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है माइकल मधुसूदन दत्त। इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना है कि जो माइकल मधुसूदन दत्त थे वो एक बंगाली पोइट और ड्रामेटिस्ट थे। और उनकी जो फेमस बुक है वो है द कैप्टिव लेडी, ठीक है। ये करना है हमें, ये सिर्फ माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट राइटर हम पढ़ रहे हैं श्री औरबिंदो। श्री औरबिंदो जो है, जिनका 1872 से लेकर 1950 तक लाइफ स्पैन रहा। और इनका जो जन्म है वो पौंडीचेरी में हुआ था, जिसको पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा जो ये थे, इनको लेजेंड माना जाता है। सिंबल, इनका जो वर्क है सावित्री, उसको लेजेंड माना जाता है सिंबल्स का, जिसमें कि 24,000 लाइन्स हैं। इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला है, ठीक है। और जैसा कि लाइफ स्पैन आपको पता है, इनका ये लाइफ स्पैन रहा था। इनको जो है एक फेमस वर्क है भवानी मंदिर। जो भवानी मंदिर है उसको ये कहा जाता है कि यह हैंडबुक ऑफ रिवॉल्यूशन है। इसके अलावा जो सावित्री इनका वर्क है, वही इसमें स्टोरी है सत्यवान और सावित्री की। और ऐसा कहा जाता है कि ये मिस्टिक पोइट थे विद रोमांटिसिज्म, और ये इलियड से बहुत ज़्यादा बेटर इनको माना जाता है, ठीक है। इनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, ये रिवॉल्यूशनिस्ट थे। और बाजी प्रभु के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट राइटर हम पढ़ रहे हैं मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद, जिनको फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोवेल कहा जाता है। इनका लाइफ स्पेन काफ़ी अच्छा रहा, 1905 से लेकर 2004 तक इनका जो है लाइफ स्पेन रहा था। और जो मुल्कराज आनंद हैं, इनको चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ जो मुल्कराज आनंद है, इनको ना पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। और इनके जो फादर थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। और इनके फादर जो थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। इनकी फैमिली क्षत्रिय थी और इनकी 2 बार शादी होती है। और जो ये इन्फ्लुएंस्ड थे गांधी जी से, टैगोर जी से। और इनका जो वर्क है अनटचेबल, इसमें भी हम गांधी का वर्णन जो है देखते हैं। अनटचेबल की ये स्टोरी होती है कि इनके ना 2 बच्चे होते हैं बाखा के। लाखा होता है एक, इसका जो मेन जो कैरेक्टर है। और जो लाखा हैं उसके 2 बच्चे होते हैं, बाखा और सोहिनी। बाखा जो है वो बेटा है और जो सोहिनी है वो बेटी है। अब जो बाखा है ना, वो टॉयलेट क्लीनिंग का काम करता है। और अब जैसे कि इनकी कास्ट जो है ये लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जो लाखा की बेटी सोहिनी होती है, उसके साथ है ना एक पंडित होते हैं कालीनाथ नाम के। वो मिसबिहेव करते हैं, अभद्रता करते हैं, यहाँ हम ये देखते हैं। और जो ये अनटचेबल है ना, ये मुल्कराज आनंद ने ना अपने बचपन के एक इंसिडेंट से प्रभावित होकर लिखा था। उनकी जो आंटी होती है, उनको ना आंटी को अछूता मुस्लिम के साथ खाना खाने पर घर से निकाल दिया गया था। और इस वजह से ही इनके ना माइंड पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, उसी इफ़ेक्ट को ये ना अनटचेबल वर्क में लिखते हैं। और इससे ना जेम्स जॉयस भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है।
नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है कुली। कुली में ना मेन जो कैरेक्टर है वो होता है मुन्नू, ये प्रोटैगनिस्ट है। मुल्क राज आनंद पर मैंने ना डिटेल वीडियो डाली हुई है, आप ना इंडियन इंग्लिश प्ले लिटरेचर के पे नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिटेल में इनके वर्क्स भी बताए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ ये मैराथन है इसलिए सिर्फ इंट्रो बता रही हूँ, ब्रीफ में बता रही हूँ। वहाँ को पे मैंने इनकी हर एक जो वर्क है उनको समराइज़ किया हुआ है बहुत ईजी वे में, तो आप ज़रूर एक बार विज़िट करके ज़रूर देखें। इनका जो नेक्स्ट वर्क है, नेक्स्ट वर्क बताने से पहले बता दो, जो कुली वर्क है इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है मुन्नू, जो कि टीबी से मर जाता है, जो एक बच्चा है। इनकी ट्रायलॉजी का जो पहला वर्क है वो है द विलेज, ठीक है। नेक्स्ट था अक्रॉस द ब्लैक वोटर्स, और जो थर्ड था वो था द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ठीक है। इसके अलावा इनका एक वर्क और है टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये एक बीटर नोवेल है, ठीक है। और इसके अलावा जो अक्रॉस द ब्लैक वोटर्स इनका नोवेल है, ये क्या है, इसमें 1939 में पब्लिश हुआ और इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो लालू है। ये आप ना डिटेल में उस वीडियो को चेक कर लेना, यहाँ पर से ज़्यादा आपको वहाँ इसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट राइटर अब हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट राइटर जो है अनीस जंग, इनका जो फेमस वर्क है वो है सेवन सिस्टर्स अमंग द वुमेन ऑफ साउथ एशिया, यही है। इनके बारे में ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके ना टाइटल्स पढ़ते जाना, कुछ इनके वर्क्स हैं विकीपीडिया से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू है आपको पता होगा इनके बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू के इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो सारे वर्क हैं इनके आप बस टाइटल टाइटल याद कर लेना। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन जब पूछ लिए जाते हैं तो उनमें मेनली यही होता है कि राइटर्स और उनके जो वर्क्स हैं वो पूछ लेते हैं, तो इसलिए बस ये चीज़ें याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है और इन्हें कहा जाता है लास्ट ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट, ठीक है। और इनके जो वर्क्स हैं ये आपको दिख रहे होंगे, टू लॉन्ग इन द वेस्ट, द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्स एंड पीसी 1974, ठीक है। नीरज सी चौधरी के बारे में आप इतना पढ़ लेना। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अब विक्रम सेठ के बारे में। नेक्स्ट राइटर है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था और इनको कंपेयर किया जाता है सलमान रश्दी और अमिताभ घोष के साथ। और ये एक पोइट हैं, नोवेलिस्ट हैं, ट्रैवल राइटर हैं, ऑथर हैं, चिल्ड्रंस राइटर हैं, बायोग्राफर हैं, ठीक है। और इनको ना साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है और गोल्डन गेट अवार्ड भी मिला हुआ है। इसके साथ ही हम इनके वर्क्स को पढ़ते हैं। इनके वर्क्स जो हैं वो है द सूटेबल बॉय, अ सूटेबल गर्ल, और मैपिंग्स और एन इक्वल म्यूज़िक, ठीक है। जो गोल्डन गेट इनका वर्क है, अ, हाँ इनका जो वर्क है द गोल्डन गेट एक नोवेल है, ठीक है, जो कि वर्स में है। और जो इनका ये है वर्क है द सूटेबल या फिर आ सूटेबल बॉय, ये 49 जो पेजेस का है, लॉन्ग नोवेल है, मतलब 1349 पेज हैं इसमें। और इसमें मिसिज रूपा मेहरा ये मेन है जो है वो है कैरेक्टर हैं, ठीक है। एक इनका वर्क है एन इक्वल म्यूज़िक, इसमें जो है स्टोरी लंदन और वियना के अराउंड घूमती है, सेटिंग्स इनकी यहाँ पर है, ठीक है। और जो होम्स हैं इसके प्रोटैगनिस्ट हैं। इसके अलावा इनको जो है नेक्स्ट जो इनका वर्क है ये मैपिंग्स आ सूटेबल गर्ल, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इनके सारे वर्क ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि विक्रम सेठ आप स्किप नहीं कर सकते, तो आप ये याद रखना विक्रम सेठ भी एक इम्पोर्टेंट राइटर हैं और उनके जो वर्क्स और टाइटल्स यहाँ बताए गए हैं ये आपको इनके पढ़ने हैं। निसिम इज़िकिल, निसिम इज़िकिल को फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट कहा जाता है और ये जूइश पोइट और क्रिटिक हैं। जो निसिम इज़िकिल हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइट हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, और इनके कुछ वर्क्स यहाँ पर हैं जो कि हैं, इनके बाकी वर्क्स भी इम्पोर्टेंट हैं, पर जो ये वर्क्स हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है, और जो है 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनके जो वर्क हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो, अ टाइम टू चेंज, द पैट्रियोट, आइलैंड, द विजिटर,
द पैट्रियोट, पोएट लवर, बर्ड वॉचर, जूइश वेडिंग इन बॉम्बे, ये सभी इनके जो वर्क्स हैं इम्पोर्टेंट है। द कपल, ये सभी निसिम इज़ेकिएल के जो वर्क्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट राइटर हम पढ़ने वाले हैं अरुण जोशी, ठीक है। ए के रामानुजन, जिनका लाइफ स्पैन था 1929 टू 1993, इन्होंने पद्मश्री अवार्ड मिला है। इनके जो वर्क्स हैं वो हैं स्पीकिंग ऑफ शिवा, पोएम्स ऑफ लव, हिम्स फॉर द ड्रोनिंग, ठीक है, पोएम्स ऑफ लव, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, ओरल टेल्स फ्रॉम, ठीक है, ये सारे वर्क्स इनके हैं। अब नेक्स्ट राइटर जो हम पढ़ेंगे वो है रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त, इन इसको आपको इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत जान लीजिए। जो रोमेश चंद्र दत्त हैं वो कोलकाता से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भागवत गीता, महाभारत, रामायण जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, ठीक है। इतना जानना ही इनके बारे में बहुत है। नेक्स्ट जो राइटर हम करने वाले हैं वो है जीवी देसानी, ठीक है, तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो राइटर है वो है जीवी देसानी। वैसे इनका जो जन्म हुआ था वो केन्या में हुआ था। इनको इतनी ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं मिली थी, और इनका एक वर्क है ऑल अबाउट होटर, नोवेल है 1948 का। तो बस हमें ये थोड़ा सा पढ़ लेना। और इन पे ना इन्होंने सलमान रश्दी को भी इन्फ्लुएंस्ड किया था। इतना ही बहुत है इनके बारे में। अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहो तो एक बार विकीपीडिया से जाके थोड़ा सा इंट्रो देख लेना इनका, दैट्स इट, इतना इनफ होगा। इसके बाद अगला जो राइटर हम करेंगे वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में थोड़ा सा जाना था। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके जो एक पोएम थी वंदे मातरम, इसके अलावा इनको फादर ऑफ इन बंगाली फ़िक्शन कहा जाता है। और इनका जो वर्क है, नोवेल है, वो पहला नोवेल है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का, जिसका टाइटल है राम मोहन्स वाइफ, ठीक है। जो नेक्स्ट राइटर है वो है अरुण बालकृष्ण कोलातकर, ठीक है। जो इनकी एक पोएम है द बस, और है ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन जो है सैटायर पोएम है, ठीक है। और जेजुरी भी है इनकी, एक कलेक्शन है पोएम्स की, इस जो कि बाद में इसे कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ मिला था 1976 में। जेजुरी इज़ अ टेम्पल इन वन ऑफ टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र। द पोएम्स आर बेस्ड ऑन द जर्नी टू द टेम्पल ऑफ खंडोबा, ठीक है। इनकी जो जेजुरी कलेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। पोएम है 4 लाइन्स की, इसमें एक चैतन्य, ठीक है। ये तो आपको पढ़नी ही है, ज़्यादा इसके बारे में और मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी और अरुण कोलातकर का, ठीक है। द बस पोएम भी इन्होंने लिखी थी। अब जो हम नेक्स्ट राइटर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे किरण देसाई। जो किरण देसाई हैं वो अनीता देसाई की बेटी हैं। और किरण देसाई जो हमने मैराथन पार्ट 1 में किया था, अनीता देसाई आपने वहाँ पर पढ़ ही लिया होगा। तो हम यहाँ करने वाले हैं अनीता देसाई के बारे में। तो मैं इनके लिख देती हूँ इनके बारे में डिटेल्स। इनका जो फेमस वर्क है वो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और ये सिर्फ इनका इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो ये मान लीजिए आपकी तैयारी फुल है ही नहीं। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस आपको ज़रूर पढ़ना है। और इसके अलावा जो हम नेक्स्ट राइटर करने वाले हैं वो हैं रोहिंटन मिस्ट्री। जो रोहिंटन मिस्ट्री, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ रोहिंटन मिस्ट्री की, रोहिंटन MISTRY, ठीक है। ये अनदर राइटर हैं जो हम किरण देसाई के बाद पढ़ रहे हैं। इनका जो जन्म है वो बॉम्बे में हुआ 1952 में। इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं अ फाइन बैलेंस, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, एन एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम 5 कंट्रीज़। मतलब इनको भी आप थोड़ा बहुत, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा ज़्यादा, तो आप इनको देख लेना, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट राइटर हम पढ़ेंगे शशि थरूर। शशि थरूर भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं। शशि थरूर, इनका जो फेमस वर्क है वो है द ग्रेट इंडियन नोवेल 1989। और ये ना इटालियन, मलयालम, मराठी, पोलिश, रोमानियन, रशियन और स्पेनिश, इन सब में इन्होंने जो है बुक्स को ट्रांसलेट किया था। और इनके जो ये वर्क है द ग्रेट इंडियन नोवेल, इसने कॉमनवेल्थ प्राइज़ जीता, और इसके साथ ही बेस्ट बुक ऑफ द ईयर भी जीता था इस बुक ने, ठीक है। और
इसके अलावा जो इनका यह वर्क है द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये एक सैटायरिकल नोवेल है और इसमें जो है 18 बुक्स हैं, जस्ट एज दी महाभारता हैज़ 18 बुक्स। और इसमें ना ओल्ड इज़ न्यू, एवरीथिंग ओल्ड इज़ न्यू अगेन, ये इन इसमें शो किया है। और इसमें वेद व्यास है, वो नरेटर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये महाभारता से रिलेटेड है। दिस नॉवल इज री इंटरप्रिटेशन ऑफ द महाभारता फ्रेम्ड इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। ठीक है। और इनके जो ये है राइट, ये भी एक फिक्शन वर्क है, पर जो ये रीजन्स ऑफ द स्टेट है ये 1982 में अपीयर हुआ है, ये नॉन फिक्शन वर्क है। और ये भी जो है शो बिजनेस, ये भी इनका फिक्शन वर्क है। ठीक है। और जो ये है पोस्ट मॉडर्न सैटारिकल नोवेल है इनका, तो ये आपको पढ़ना है द ग्रेट इंडियन नोवेल। बाकी की आप ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब शोभा डी के बारे में। शोभा डी, इन्होंने सीरियल्स भी लिखे हैं शोभा डी ने, और इनके जो ये वर्क हैं स्टारी नाइट्स, सिस्टर्स, स्मॉल बेट्रेयल्स, स्पीड पोस्ट, सर्वाइविंग मैन, सेठ जी, ये 2012 का है। और शोभा नेवर अ डल डी, ये 2013 में। और जो इनका सोशलिस्ट इवनिंग एक वर्क है जिसकी स्टोरी सेट की गई है मुंबई हाई सोसाइटी में। जो स्टारी नाइट्स है जो कि 1991 में पब्लिश हुआ, इसमें पोर्ट्रे की गई है स्टोरी आशा रानी और अक्षय की। ठीक है। जो कि बेस्ड होती है रियल लाइफ स्टोरी पर। ठीक है। और जो इनका सिस्टर्स वर्क है, ये 2 सिस्टर्स के बारे में है, एलिशा एंड मल्लिका के बारे में। ओके। ये वर्क्स हमें इनके थोड़े से पढ़ लेने हैं। ठीक है। अब मैंने मेरे हिसाब से जो है इंडियन राइटर्स की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर दी है। इंडियन राइटर्स सारे इसमें आ गए हैं। बट आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई राइटर छूट गया है या फिर कोई इम्पोर्टेंट राइटर है या न्यू वर्क है, तो आप मुझे ना कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर कुछ रह गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। बाकी मेरी तरफ से जो है इंडियन लिटरेचर ख़त्म हो चुका है, ये इतना ही पढ़ना है। बाकी ये है कि जो मैंने पढ़ाया है ये आपको डीप में कर लेना है, थोड़ा सा बस इतना ही करना है। और आप किसी भी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSS, नेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, इसी को अगर आप डीप में कर लेते हैं तो आपका जो है स्कोर काफ़ी अच्छा बनेगा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। बट ध्यान से पढ़ना, कुछ जो वर्क्स होते हैं उनके सिर्फ जो प्रोटैगनिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, कुछ की ओपनिंग और लाइन होती हैं या एंडिंग लाइन्स होती हैं, वो कुछ के फेमस कोट्स होते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट हो वही कैरेक्टर आपको याद करना है। कई बार जो है विलेन होता है या फिर जो बीच में जो मुख्य भूमिका निभाता है जो कि प्रोटैगनिस्ट और विलेन नहीं होता, बट फिर भी कुछ इंसिडेंट्स में वह कुछ अहम रोल अदा करता है, वो जो है वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये स्किप नहीं करना है। और जो राइटर्स होते हैं ना, उनका जो बायोग्राफी होती है इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूछ ली जाती हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ का कोकर माउथ पूछ लिया जाता है, जगह से बिलोंग करते हैं। बहुत कम राइटर्स हैं, वरना जो मेन होता है उनके वर्क्स और उनसे रिलेटेड चीज़ें ही पूछी जाती हैं। कुछ वर्क्स के सबटाइटल्स, ये सब होता है। और इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और कमेंट में ये भी बताना कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर डाल लें। ठीक है। थैंक यू सो मच।